जनरल डायर एक ऐसा हैवान जिसने गुलाम भारत के कालखंड को खून से रंग दिया। भारत की स्वर्णिम स्वतंत्र गाथा का एक ऐसा धब्बा जिसके निशान आज अमृत काल तक मौजूद है। बात है 19वीं सदी के शुरुआत की, जब अमृतसर में ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन काफी उग्र था। वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जनरल डायर सहित अन्य अधिकारियों के साथ इस जोशीले आंदोलन को शांत करने के लिए चर्चा कर रहे थे कि तभी दो सिपाही आकर सूचना देते हैं। Sir, they have become violent. 4 of our men are finished. A European Christian monk was beaten to death. They also set bank and government buildings on fire. We need to do something before the mob becomes uncontrollable. ये बात गंभीर थी और चिंताजनक भी, लेकिन इससे पहले कि वाइसरॉय चेम्सफोर्ड कुछ जवाब देते, जनरल डायर चिल्लाते हुए कहता है, What the hell is this? Do they consider us important? This is our regime. They are our slaves. I just hate these black people. If I would have given the power, there would be no such killing of our people. वाइसरॉय चेम्सफोर्ड उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरल डायर गुस्से में मीटिंग छोड़ के निकल जाते हैं। भारतीयों का ये उग्र प्रदर्शन यूं ही अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे का कारण था रॉलेट एक्ट, यानी कि एक नीति ऐसी जिसमें किसी भी भारतीय को मारते हुए बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील गिरफ्तार कर लो। ये कानून बहुत ही सोची समझी रणनीति के कारण बनाया गया था। एक तरफ अमृतसर में सरकारी इमारतें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ नफरत की आग जनरल डायर के सीने में चल रही थी। अपने यूरोपियन लोगों की मौत की खबर सुनते ही वाइसरॉय चेम्सफोर्ड पंजाब के लिए रवाना हो गए और उनके साथ था जनरल डायर, जो कि चुपचाप तो था, लेकिन उसकी चुप्पी किसी आने वाले भयंकर शोर की तरफ इशारा कर रही थी। वाइसरॉय चेम्सफोर्ड ने 4 घंटों तक पंजाब सरकार से बात की और इस बातचीत के बाद पंजाब सरकार ने तुरंत बदले की कार्रवाई करने का निश्चय किया। सरकार द्वारा एक घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया गया, जिसके अनुसार अमृतसर में किसी भी प्रकार की सभाओं आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ नगर का प्रशासन जनरल डायर के नेतृत्व में सेना को सौंप दिया। जैसे ही प्रशासन जनरल डायर के हाथ में आया, उसने पंजाब की जनता को अपना वो चेहरा दिखाया जिससे पंजाब कांप उठा। जनरल डायर को उन 4 यूरोपियन की हत्या का बदला लेना था, जिसकी आग में वो भुनता जा रहा था। जनरल डायर सैकड़ों सैनिकों के साथ मौका वारदात पर पहुंचता है और घेराबंदी कर उन लोगों को कैद करने का आदेश देता है। साथ ही साथ लोगों पर कोड़ों की बरसात चालू कर देता है। कसाई डायर यह आदेश देता है कि अमृतसर में हर आदमी औरत जो भी गली में मिल जाए उस पर कोड़े बरसाओ, विरोध करे तो जेल में डालो। जनरल डायर एक कट्टर ईसाई था। उसने इन 4 मौतों को पूरे यूरोप का और ईसाइयों का अपमान समझा। सैकड़ों लोगों पर ईसाई डायर ने बेवजह कोड़े बरसवाए और उसका बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था। वो बस एक ऐसे अच्छे मौके की तलाश में था जिससे वो भारतीयों से बदला ले सके। वाइसरॉय चेम्सफोर्ड हालात का जायजा लेने फिर से पंजाब आए और पंजाब का दौरा करना चाहा, पर क्रूर डायर उन्हें ये कहकर वापस भेज देता है कि अभी हालात काबू में हैं, विरोध शांत हो गया है। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। वाइसरॉय चेम्सफोर्ड सहित जनरल डायर के साथी तक इस बात से अनजान थे कि उसके मन में क्या चल रहा है, और उसके मन में जो चल रहा था शायद वो समंदर पार ब्रिटिश संसद को हिलाने वाला था। वो तो इंतजार में था एक खूंखार शाम की, जिसने अमृतसर की आत्मा छीन ली, भारत को खून के आंसू रुला दिए और ब्रिटिश सरकार पे आज तक सबसे बड़ा दाग बनकर रह गया है। जाने उस दिन की कहानी और कैसे डायर बना भारत का सबसे खूंखार विलन, आगे के एपिसोड्स में। दरअसल वाकया ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध की आग ठंडी हो गई थी और गांधी जी के कहने पर पूरे भारत ने ब्रिटिश का साथ भी दिया था। युद्ध तो खत्म हो गया, पर युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस को ब्रिटिशर्स ने आने वाले खतरे के रूप में भांप लिया। उनके मन में एक डर सा बैठ गया कि अगर भारत में आजादी के लिए लड़ाई भड़की तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। और 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट इसी आने वाले तूफान की तबाही को रोकने के लिए था। 1919 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर
माइकल और डायर थे, जो कि कसाई जनरल डायर के परम मित्र भी थे। उसी दौरान माइकल डायर ने प्रांत के प्रमुख आंदोलनकारियों को शिफ्ट करने का फैसला किया। माइकल और डायर ने देखा कि कुछ बहुत ही साहसी लोग, जिन्होंने विश्व युद्ध में भी अपनी वीरता का परिचय दिया था, वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। उनमें से एक थे डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल एक हिंदू थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉयल आर्मी मेडिकल कोर के साथ काम किया था। एक और अन्य आंदोलनकारी थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक मुस्लिम बैरिस्टर जो राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। माइकल और डायर ने साजिश के तहत मजिस्ट्रेट को दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। उसके बाद आंदोलन काफी तेज हो गया। नतीजन 4 यूरोपियन की हत्या। वहीं दूसरी तरफ नफरत की ज्वाला लिए मौके की तलाश में घूम रहे जनरल डायर से माइकल और डायर मिलने आते हैं। शाम का वक्त था। दोनों हुक्का पीते हैं और इसी मुलाकात से शुरू होता है आंदोलन को कुचलने और भारतीयों को मारने की साजिश का सिलसिला। माइकल और डायर कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये विद्रोह 1857 की क्रांति का रूप ले सकता है? फिर तो बड़ा खतरा हो सकता है, हालात हमारे हाथ से निकल जाए। जनरल डायर जवाब देता है, नेवर, हम ऐसा दिन आने ही नहीं देंगे। ये इंडियंस, ब्लैक बास्टर्ड्स हमारे खिलाफ बोलेंगे, इससे पहले ही हम इन्हें जमीन पर कीड़े की तरह मसल देंगे। माइकल और डायर फिर कहता है, हम जरूर कुछ करते अगर सरकार ने हमारे हाथ कानून से ना बांध के रखे होते। जनरल डायर एक कुटिल हंसी के साथ कहता है, हर कानून बदलने और तोड़ने का अधिकार भी तो सिर्फ कानून को ही तो है। माइकल और डायर कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? कहना नहीं, करना चाहता हूं। बस आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस आंदोलन को रोकने और शांति कायम करने के लिए आई एम ऑलवेज विथ यू। हमारे लोगों की हत्या कैसे हो गई? उग्र भीड़ ने की। सैनिकों ने बताया कि किसी का चेहरा नहीं पहचान सकते, वरना अब तक इन गवारों को तो सूली पर लटका दिया होता। सैनिकों ने बताया कि उन्हें प्रत्यक्षकारियों द्वारा पता चला है कि अचानक से अमृतसर में बहुत भीड़ हो गई और उन्होंने कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। शहर में हमारे 3 लोगों पर हमला किया। हमारे 3 ब्रिटिश बैंक के कर्मचारियों को बेदर्दी से पीट पीट कर मार डाला गया और रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की मिस मार्शेला शेरवुड, जो मिशन डे स्कूल फॉर गर्ल की निगरानी कर रही थी, वो अपने स्कूल को बंद करके घर की तरफ जा रही थी और जब वो कुचा कुरेचिन नामक एक गली में पहुंची तो उन्हें गोरा देखकर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। उस जगह पर आंदोलन काफी उग्र था। शेरवुड को स्थानिक लोगों ने भीड़ के बीच से बचा लिया और किले में छुपा दिया, पर भीड़ ने वहां पे भी पहुंचकर उन्हें दबोच लिया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया। जनरल डायर गुस्से में कहता है, सैड, इन ब्लडी काले लोगों की ये जरूरत, इनका तो इलाज करना पड़ेगा। जब तक इनकी चर्बी कम नहीं होगी, ये रह रह कर यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। तो चर्बी कम क्या घोड़े बरसाने से होगी? हाँ, फिलहाल तो। इतना कहकर जनरल डायर तेज आवाज में माइकल और डायर के यहाँ काम कर रहे वॉचमैन को बुलाते हैं। Hey, you bloody Indian! यहाँ आओ। जी साहब। जनरल डायर अपना चाबुक निकालकर उस पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। वॉचमैन दर्द से करा रहा है। माइकल और डायर क्रूर डायर को रोकता है। Hey, stop it! यह सही समय नहीं है और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता जो कुछ भी हुआ है इसमें वॉचमैन की कोई गलती थी। गलती है क्योंकि ये भारतीय नस्ल का है। मुझे इन इंडियन ब्लैक लोगों से नफरत है। गवार है ये।
ऐसा लगता है कि ये अफ्रीका की जनजाति हो। मुझे हर इंडियन को देखकर गुस्सा आता है, और इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ जो किया उसके बाद तो और भी। We'll sort that out. You need to relax now. Give me a cold fucking beer. माइकल ओडायर शराब मांगता है और दोनों शराब पीने लगते हैं। जनरल डायर पूछता है, वो 3 जाहिल आदमी कौन थे जिनका आपने बताया कि इनकी गिरफ्तारी की वजह से ये उग्र आंदोलन हुआ? सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और कुछ क्रांतिकारी नेता। मैं इनसे मिलना चाहूंगा। अभी If it is possible. रात के 8 बज रहे हैं। जनरल डायर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, कुछ काम रात में ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, शायद कुछ चर्बी भी कम हो जाएगी इन तीनों की। जनरल डायर मुस्कुराता है। माइकल ओडायर और जनरल डायर जेल में निरीक्षण के लिए जाते हैं। जनरल डायर उनकी बैरक में जाता है। कुछ ही लम्हों बाद चाबुकों के चलने तथा दर्द से चिल्लाने की आवाज से पूरा कारावास हिल जाता है, और अगले दिन जो होता है वो पूरे अमृतसर को ब्रिटिशों की नफरत से जला डालता है। दरअसल हुआ ये था, करीब रात 11 बजे माइकल ओडायर और जनरल डायर जेल पहुंचे। नियम के अनुसार ये समय कैदियों के सोने का होता है, पर जनरल डायर कोतवाल से वो बैरक खुलवाता है जिसमें डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू सहित अन्य भारतीय क्रांतिकारी बंद थे। जनरल डायर के बूटों की तेज आवाज से सारे कैदी जाग जाते हैं और वे कुछ भी समझ नहीं पाते। इससे पहले जनरल डायर घृणा से सभी की ओर देखता है और अपनी चाबुक निकालकर एक बूढ़े कैदी पर बरसाना शुरू कर देता है। यह बुजुर्ग दर्द और यातनाओं से चीखता है। उसकी चीख पूरे जेल में सुनाई दे रही थी। माइकल ओडायर योजना के अनुसार निरीक्षण करने के बहाने दूसरी बैरक में निकल जाता है। उसके साथ ही अन्य सिपाही भी जाते हैं, क्योंकि माइकल ओडायर उन्हें अपने साथ चलने का आदेश देता है। Come with me. बुजुर्ग कैदी को इस तरह पीटता देख डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की आंखें गुस्से से भर आती है, पर वो समझ जाते हैं कि ये बस एक साजिश है उन्हें उकसाने और कानून को हाथ में लेने के लिए, ताकि एक बार सैफुद्दीन और किचलू उससे बीच बचाव करने के लिए भिड़ें और वो उन पर हावी हो। कसाई डायर के दिमाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की मौत का प्लान चल रहा था, पर भारतीय क्रांतिकारी खतरा भांप चुके थे। ये सब देखकर डॉक्टर सत्यपाल कहते हैं, बस बेबस होकर सिर्फ देखते रहो। ये चाहते हैं कि हम इन पर हमला करें, जिससे ये हमें कानून की आड़ में निपटा दे। लेकिन बाबा को ऐसा पिटते हुए संघर्ष खून भी मांगता है। बुजुर्ग तड़पता रहता है। जनरल डायर उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। सैफुद्दीन और सत्यपाल ये सब देखकर पल पल मर रहे थे, पर उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से आजाद भारत के सपने के लिए रोक रखा था। सारे कैदी थर थर कांप रहे थे। उस बुजुर्ग का पिटना सचमुच बहुत दयनीय था। जनरल डायर उसे पानी तक नहीं देता। वो बेहोशी की हालत में भी पानी पानी मांग रहा था। पानी साहब, पानी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सत्यपाल की आंखों से पानी की एक दर्द भरी धारा बह रही थी, जो कि आने वाले भयंकर तूफान की ओर इशारा कर रही थी। अब जनरल डायर भी काफी थक चुका था। तभी माइकल ओडायर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। What's wrong with this man? जनरल डायर कहता है, मैं इन रास्कल से पूछने आया था कि ये ठीक है ना, इन्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, पर इस पागल बुढ़े ने मुझ पर हमला कर दिया। What? Yes. फिर तो इस पागल को जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए, वरना क्या पता कल किस पर हमला कर दे। इन सभी कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जनरल डायर आदेश देता है, इन सब कैदियों को दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दो। इसमें सब क्रांतिकारी है ना, और इस बुढ़े को पागल खाने में डालो। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को
यही रखो। जनरल डायर उन दोनों के पास जाता है और कहता है, सुना है तुम दोनों अमृतसर के नेता हो। नेता नहीं, क्रांतिकारी। तो तुम उस बूढ़े, क्या नाम है उसका? ओह यस, गांधी। तो तुम उसके खास होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और वो पूरे भारत के खास है। अचानक तभी माइकल ओडायर भी बीच में बोल पड़ता है, फिर तो वीआईपी हो। अखबार में तुम्हारी खबर पढ़ी, बहुत नेता बने फिर रहे हो आजकल। जनरल डायर कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, वीआईपी है, फिर तो इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। पर आज नहीं, कल। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू उनकी हर बात से वाकिफ थे, पर वो शांत थे क्योंकि उन्हें अभी आजादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी थी। इसके बाद माइकल ओडायर और जनरल डायर वहां से निकल जाते हैं। माइकल ओडायर जनरल डायर से कहता है, मुझे लगता है आज तुमने उस गवार की काफी चर्बी कम कर दी होगी। जाने क्या खा के पैदा होते हैं ये काले लोग। इतने कौड़ों के बाद भी जिंदा बचा रहा वो बूढ़ा। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी हालत खराब हो गई है। तुम्हें एक ठंडी बियर की जरूरत है। दोनों घर पहुंचते हैं और शराब पीकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जेल में सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू गुस्से और अपमान की आग में जल रहे थे। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन कीचलू से कहते हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है? सुना है गांधी जी किसी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। राष्ट्रपिता को जाने कब ये समझ आएगा कि हम इन ईसाइयों से बातें करके या प्रार्थना करके आजादी नहीं पा सकते। इस आजादी की लड़ाई के लिए हमें दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मिलकर अस्त्रों से लड़ना होगा। 4 यूरोपियन को मारने से हम आजाद नहीं होंगे, हमें इनकी ताकत को मारना होगा। दूसरी ओर अब अगले दिन की सुबह होती है तो पूरे अमृतसर में हिंसा और विरोध और बढ़ जाता है। जगह जगह माइकल ओडायर और कसाई डायर के पुतले फूंके जाने लगते हैं। भीड़ काफी उग्र थी। सुबह के 6 बज रहे थे और कसाई डायर अभी सो ही रहा था कि उसका दरवाजा कोई जोरों से खटखटाता है। जनरल डायर को दरवाजा खोलने पर मैसेज मिलता है कि माइकल ओडायर उसका बाहर गार्डन में इंतजार कर रहे हैं। जनरल डायर जैसे ही बाहर जाता है, माइकल ओडायर एक अखबार को मेज पर पटकता है जिसमें फ्रंट पेज पर जनरल डायर और माइकल ओडायर की फोटो छपी हुई थी। जनरल डायर बड़ी ही हैरानी से उस फोटो को देखता है और पेपर को हाथ में लेता है। खबर पढ़कर वो हैरान रह जाता है। वो माइकल ओडायर से कहता है, What the fuck is this? I don't know, पर अभी दिल्ली से मैसेज आया है कि हमें इस पूरे मामले की रिपोर्ट देनी होगी। जनरल डायर गुस्से में तेजी से अखबार फेंकता है और कहता है, Bloody hell! इन हरामियों ने नाक में दम कर रखा है। अमृतसर में एक एक की चर्बी उतारनी पड़ेगी। घी और दही से इनमें बहुत चर्बी चढ़ गई है। ये तो कल के कारनामे का परिणाम है। फिलहाल सरकार को जवाब देना है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक सिपाही आकर कहता है, सर, अब भीड़ इस खबर से बहुत ज्यादा उग्र हो गई है। इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा वरना हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। दरअसल माइकल ओडायर और जनरल डायर के जेल से जाने के बाद उस बूढ़े की मौत हो चुकी थी और जो अखबार में छपा था वो वाकई हैरान करने वाला था और भीड़ को उग्र करने वाला था और कहीं ना कहीं जनरल डायर भी डरा हुआ था। अखबार के पन्नों में बेकसूर बुजुर्ग आंदोलनकारी की मौत और उसे मौत के घाट उतारने वाले जनरल डायर की क्रूर तस्वीरें देखकर पंजाब सहित पूरे भारत में क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और आंदोलन ने तूफान का रूप ले लिया। अभी आंदोलन पंजाब, लाहौर, दिल्ली सहित कई प्रांतों में दस्तक दे चुका था। गांधी जी ने भी आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देकर आंदोलन को देशव्यापी चेहरा दे दिया और उन्होंने खुद भी दिल्ली में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया, जनरल डायर द्वारा किए गए इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं और आह्वान करता हूं कि
मेरे साथ पूरा देश इस निंदनीय अपराध के विरोध में एक दिन का उपवास रखे। ये तारीख थी 30 मार्च 1919, जब पूरे देश ने एक दिन का उपवास रखा। वहीं दूसरी तरफ जनरल डायर को पता था कि वो इस बूढ़े की मौत की जांच के घेरे में आएगा, इसलिए वो इस मामले से निकलने की योजना बनाने लगा। वैसे भी उसका इस मामले से निकलना बहुत आसान भी था, क्योंकि कानून बनाने वाला भी ब्रिटिश और कानून तोड़ने वाला भी ब्रिटिश। उधर दिल्ली के एक रेलवे रिफ्रेशमेंट वेंडर पर गुस्साई भीड़ ने धावा बोल दिया, जिसमें पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। मामला इतना बिगड़ गया कि सेना की मदद लेनी पड़ी, पर इस दंगे में करीबन 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलनकारियों को शांत कराया और घोषणा की, 6 अप्रैल को समूचे भारत में भारत का अपमान के दिन के रूप में मनाया जाएगा। वही दूसरी ओर जनरल डायर और माइकल ओ डायर से उस बूढ़े आंदोलनकारी की मौत के विषय में पूछताछ शुरू की गई। कसाई डायर और माइकल ओ डायर ने अपनी रिपोर्ट में उस बूढ़े को मानसिक रोगी बताया और कहा कि उसने हम पर जानलेवा हमला किया जब हम औपचारिक निरीक्षण के लिए जेल गए थे। हमने मानसिक रोगी समझकर उन्हें मानसिक रोगियों की जेल में भर्ती कराया ताकि उनका उच्च स्तरीय इलाज हो सके। पर आजादी की सनक में उस बूढ़े क्रांतिकारी ने खुद सर पटक पटक कर जान दे दी। इस रिपोर्ट पर माइकल ओ डायर की सहमति और दबाव के कारण लगभग हर जेल अधिकारी ने हामी भर दी। जनरल डायर और माइकल ओ डायर दोनों ही इस केस से बड़ी सफाई से निकल गए। उधर गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पंजाब आने का फैसला लिया। वो पंजाब आ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर रोक लिया कि अगर वो पंजाब गए तो उग्र भीड़ उनका समर्थन पाकर और नुकसान कर सकती है। कारणवश गांधी जी उस दिन पंजाब नहीं जा पाए। जैसे ही ये खबर पब्लिक डोमेन में आई कि गांधी जी को पंजाब जाने से रोका गया है, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद और लाहौर में आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। भीड़ ने टाउन हॉल, राष्ट्रीय और कई चार्टर्ड बैंकों को जला दिया। इस झड़प में लगभग 30 मौतें हुई। कसूर जिले में ऑफिस और सरकारी खजाने को जला दिया गया। 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई और 3 अन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत के कई हिस्सों में रेलवे और टेलीग्राफ की लाइनों को एक साथ काट दिया गया और जानबूझकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और तो और सरकारी भवनों में रह रहे यूरोपियन लोगों के जीवन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि इस आंदोलन की लपटें अब सरकारी भवनों तक पहुंच रही थी। जनरल डायर ये सब रोक पाने में नाकाम रह रहा था। कई ब्रिटिश अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाती है, जहां माइकल ओ डायर अधिकारियों से कहता है, ऐसा लग रहा है मानो 1857 की तरह लड़ाई का बिगुल बज गया है। सरकार को इन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, वरना ऐसा ना हो जाए कि हालात हाथ से निकल जाए और ये सोने की चिड़िया भी। ये सुनकर जनरल डायर बोल उठता है, हमारे धर्म में इन आदिवासियों के आगे झुकना नहीं लिखा है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम इस सोने की चिड़िया को अपने हाथ से उड़ने देंगे? हमारे क्वीन को भी जवाब देना है। एक अन्य अधिकारी जनरल डायर से कहता है, तो आपके पास इसका कुछ उपाय है क्या? हम इन पर कोड़े बरसाकर तो इन्हें रोक नहीं सकते। एक बार अगर हमारे हाथ से लाहौर की कमान निकली तो समझ लेना सोने की चिड़िया फुर। जनरल डायर जवाब देता है, ऐसी कई चिड़ियों को हमने अपने पिंजरे में दबा कर रखा है। आप थोड़ा इतिहास खोले तो 7 समंदर पार बसा अमेरिका भी कभी हमारे पिंजरे में था। ये सुनकर माइकल ओ डायर जनरल डायर से पूछता है, तो हमारा अगला कदम क्या होगा? और जो भी करना है वो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि दिल्ली से पंजाब आ रहे गांधी को कल तक रोक लिया गया, पर शायद रोज नहीं रोक पाएंगे। जनरल डायर कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे दिमाग में इन कालों को कंट्रोल लाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप मेरा साथ दे तो। क्या? मार्शल एक्ट,
यानी कि आंदोलनकारियों को रोकने का सबसे मजबूत चाबुक। इससे आंदोलन तो दूर, कहीं कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये सब चल ही रहा था कि दूसरी ओर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू जेल से भागने का प्लान करते हैं। वो एक जेल अधिकारी जो कि भारतीय था, उससे एक चिट्ठी बाहर बैठे आंदोलनकारियों को भेजने के लिए कहते हैं। पर इतिहास गवाह है, घर का भेदी लंका ढाए। और यहीं कुछ हुआ दोनों क्रांतिकारी नेताओं के साथ। वो अधिकारी अंग्रेजों के तलवे चाटता था। उसने थोड़ी सी शाबाशी और तारीफ के लिए उस गुप्त योजना की चिट्ठी अंग्रेजी अधिकारियों तक पहुंचा दी। जनरल डायर के ऑफिस तक वो चिट्ठी पहुंचती है। डायर उसे पढ़ने लगता है। आप सभी क्रांतिकारी भाइयों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप लोग आजादी की लड़ाई को बुलंद कर रहे होंगे। अब वक्त आ गया है हमारे मिलने का। आप लोग भीड़ तंत्र के साथ आकर इस जेल पर हमला कर दो, जिससे मौका पाकर मैं और अन्य साथी यहां जेल से भाग सकेंगे। ये चिट्ठी पढ़कर जनरल डायर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिट्ठी सहित दूसरे दिन सिपाहियों के साथ जेल पहुंचता है। जेल अधीक्षक के सामने वो चिट्ठी रखकर सवाल जवाब करता है। सबूत सामने था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने कानून को तोड़ा था। जनरल डायर दंड स्वरूप उन पर 100 कोड़े मारने का आदेश देता है। सैकड़ों कोड़े दोनों शूरवीर सहित कई अन्य भारतीय क्रांतिकारियों पर बरसाए गए। उन कोड़ों और दर्द की आवाजों से पूरा जेल कांप उठता है। एक सजा तो दे दी गई थी और अब बारी थी उस कानून को लाने की जो भारतीय बुलंद इरादों पर नकेल कस सकता था। और उसी सिलसिले में जनरल डायर, माइकल डायर सहित और भी ब्रिटिश अधिकारी मीटिंग कर रहे थे। माइकल डायर कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि मार्शल एक्ट पंजाब दिल्ली में भड़की हुई आग को शांत कर देगा? जनरल डायर जवाब देता है, सिर्फ शांत ही नहीं करेगा, मैं आप सबकी सहमति से मार्शल एक्ट को ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि इसके बाद किसी भी भारतीय में हिम्मत नहीं होगी कि वो आजादी की मांग कर सके, हमसे लड़ सके। हमसे लड़ने की सोचने से पहले ही उनकी रूह कांप जाएगी। बस आप सबको इसमें मेरा साथ देना है, क्योंकि कुछ जवाब टेम्स नदी के पास बैठी सरकार को भी देने पड़ते हैं। वाइसरॉय चेम्सफोर्ड ने आपको पंजाब का नेतृत्व दिया है, तो जरूर आप इस काबिल हैं। हमें भरोसा है आप पर। कुछ दिन बाद जनरल डायर ने अंग्रेज अधिकारियों की तत्काल मीटिंग बुलाई। माइकल डायर की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ ऐसी बातें हुई जिसने भारत के इतिहास के उस शताब्दी के पन्नों को लाल कर दिया। माइकल डायर जनरल डायर और अन्य अधिकारियों से पूछते हैं, अब मार्शल एक्ट कब से लागू कर रहे हैं? जनरल डायर जवाब देता है, कुछ सरकारी औपचारिकताएं रह गई है, पर जहां तक उम्मीद है 2 दिन में सब हो जाएगा। ये सुनकर न जाने क्यों माइकल डायर एक कुटिल मुस्कुराहट देता है और वो क्रांतिकारियों को सूचना भिजवाता है कि आप सभी कल शाम को जालियांवाला बाग में उपस्थित हो। हम आपकी मांगों पर बात करेंगे। कृपया करके तब तक के लिए आप अपने आंदोलन को शांत कर दें और त्योहार की खुशियां मनाएं। इस बात को क्रांतिकारियों ने अपनी जीत समझी और उन्हें अपनी मांगों के पूरा होने की आस दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर कई दिनों से चल रहा आंदोलन भी शांत हो गया था। होता भी क्यों नहीं, सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी का दिन जो था, हजारों लोग सरकार से बातचीत करने और त्योहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। पर किसे पता था कि त्योहार क्या आफत लेकर आने वाला था। तारीख 13 अप्रैल 1919। अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के त्योहार का जश्न होने वाला था। शाम ढलने ही वाली थी। पीपल के पेड़ की ठंडी हवा एक अलग ही सुकून दे रही थी। सब कुछ बहुत सुहावना था। महिलाएं सुहागन गीत गा रही थी, लड़कियां झूले झूल रही थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय वहां 15 से 25 हजार लोग इकट्ठा थे और सभी उस बाग में आपस में बेफिक्र होकर बातें कर रहे थे। बच्चे कुएं के चारों ओर चक्कर वाला खेल खेल रहे थे। करीब 2000 लोग सैफुद्दीन कीचलू और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध के लिए भी इकट्ठा हुए थे। और ये विरोध
बहुत ही शांतिपूर्ण था कि अचानक लोगों को ऊपर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब एकाएक ऊपर की ओर देखने लगते हैं। उन्होंने देखा कि एक हवाई जहाज बाग के ऊपर काफी नीचे उड़ान भरते हुए जा रहा है। उसके एक पंख पर एक झंडा टंगा हुआ था। बच्चे बड़ी ही खुशी से उस हवाई जहाज को देखते रहे, चिल्ला रहे थे, जहाज जहाज वाह ये! उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी मौत से बातें कर रहे हैं। पर कुछ लोग जो समझदार थे, उन्होंने उसे देखते ही वहां से हट जाने में ही अपनी खैर समझी। तभी अचानक लोगों को नेपथ्य से भारी बूटों की आवाज सुनाई दी और सैकड़ों में जलियांवाला बाग के संकरीले रास्ते से 50 सैनिक प्रकट हुए और दो का फॉर्मेशन बनाते हुए एक ऊंची जगह पर दोनों तरफ फैलने लगे। भीड़ का एक हिस्सा चिल्लाया, आगे आगे आगे! वो वहां से बाहर जाने के लिए उठे। तभी एक आवाज आई, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। ये आवाज ब्रिगेडियर जनरल डायर की थी। लोग शांत थे कि तभी अचानक वहां एक सैनिक आया और वो चिल्लाया, गोरखास राइट, 59 लेफ्ट। उसकी यह आवाज सुनकर 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिकों में से आधों ने बैठकर और आधों ने खड़े होकर पोजीशन ले ली और एक तेज आवाज आई, फायर! फिर बस चारों तरफ मौत का सैलाब था। चीख पुकारों से पूरे अमृतसर की धरती कांप गई। हर तरफ बस हाहाकार मच रहा था। जमीन पर खून की नदियां बह रही थी। लोग ऐसे गिर रहे थे जैसे कि हवा से पत्ते। पर गोलियों की गड़गड़ाहट की आवाज कम नहीं हो रही थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। बच्चों की रोने की आवाजें किसी का भी कलेजा दहलाने को काफी थी। तभी एक और तेज आवाज आती है, जिसका अंदेशा शायद खुद माइकल डायर को भी नहीं था। तभी एक और तेज आवाज आती है, अपनी बंदूकें रीलोड करे और उस तरफ फायरिंग करे जिधर सबसे ज्यादा भीड़ है। धड़ाधड़ गोलियां बरस रही थी। चारों ओर बस मौत का मंजर था। आखिर ये सब हुआ कैसे? हर कोई हैरान था, क्योंकि वो लोग तो बस बात करने और त्योहार मनाने गए थे। बेफिक्र होकर गा बजा रहे थे। कुछ रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए बहुत ही शांति से मीटिंग कर रहे थे। स्थानीय लोग भी उन सबको देखकर वहां गए थे और वो भी उनसे बातचीत करने लगे और त्योहार की खुशी में शामिल हो गए थे। तभी सैनिकों ने हजारों मासूम लोगों को निशाना बना लिया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। चारों तरफ लोग मरकर और घायल होकर गिरने लगे। घुटने के बल बैठे हुए सैनिक चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। उनकी कोई भी गोली बर्बाद नहीं जा रही थी, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी कि गोली चाहे जिधर जाए, लगनी तो भारतीय नागरिक को ही थी। लोग डरकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए वहीं बने एक कुएं में कूद गए। लोगों के हाथ, पैर, मुंह सब टूट गए। कुछ अचानक गिरने की वजह से उसी में गिरकर मर गए। तभी ये सब खौफनाक मंजर देखकर कसाई जनरल डायर का अंगरक्षक जनरल डायर से कहता है, मुझे लगता है कि अब इनको हमारे 4 लोगों की हत्या करने की सजा मिल गई है। अब हमें अपना प्रहार रोक देना चाहिए। नहीं, मेरा मकसद इनमें इतना डर भर देने का है कि आने वाले सैकड़ों सालों तक भारत का कोई भी नागरिक न हमारे खिलाफ खड़ा हो सके और न ही आजादी की मांग कर सके। पर इतना खून खराबा? क्या आप चाहते हैं कि आपको भी इसी भीड़ में भेज दिया जाए? ये सुनकर अंगरक्षक चुप हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गोलियों की बरसात और मौत का खेल अब भी जारी था। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की बात पर भरोसा किया। ये मौत का खेल इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारे लोग एक साथ संकरी गलियों के प्रवेश द्वार पर जमा होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और डायर के सैनिकों ने इन्हीं को अपना निशाना बनाया। लाशें गिरने लगी। कई लोगों ने दीवार चढ़कर भागने की कोशिश की और सैनिकों की गोलियों का निशाना बने। भीड़ में मौजूद कुछ पूर्व सैनिकों ने चिल्लाकर लोगों से लेट जाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने वालों को भी
पहले से ही लेटी पोजीशन लिए गोरखाओं ने नहीं बख्शा। गर्भवती औरतें बिना नवजात जन्मे मर गई। करीब 120 लाशें तो सिर्फ कुएं से ही मिली। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वही दम तोड़ दिया। उस हत्याकांड में करीबन 2000 से अधिक लोग मारे गए और 2500 से अधिक घायल हुए। जलियांवाला बाग की जमीन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे खून की होली खेली गई हो। हर तरफ बस खून ही खून और लाशें ही दिख रही थी। इस जघन्य हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार या माइकल ओडायर की तरफ से कोई भी चिकित्सीय सहायता नहीं दी गई। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ वापस जाता है और माइकल ओडायर से एक गुप्त बातचीत करता है और मार्शल एक्ट पर साइन करता है। ये सब माइकल ओडायर और कसाई जनरल डायर ने मिलकर किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अनुसार मार्शल एक्ट को इस हत्याकांड के 5 दिन पहले ही लागू कर दिया था, जिसमें किसी भी सार्वजनिक जगह पर 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। पर सच्चाई ये थी कि उसने योजना के अनुसार पूरे हत्याकांड के बाद मार्शल एक्ट पर साइन किया। अगर मार्शल एक्ट पहले लागू हुआ होता तो एक जगह पर इतनी भीड़ कभी इकट्ठा ही नहीं होती। 13 अप्रैल के हत्याकांड ने न केवल अमृतसर में बल्कि पंजाब के अन्य नगरों में भी भयानक आतंक फैला दिया था। माइकल ओडायर और जनरल डायर अपने इस खूंखार प्लान में कामयाब हो गए थे, पर इतने से भी उनका दिल नहीं भरा था। माइकल ओडायर ने मार्शल लॉ यानी कि सैनिक कानून लागू कर दिया। 15 अप्रैल की सुबह से अमृतसर में कानून का राज समाप्त हो गया और पूरा शहर फौज के नियंत्रण में आ गया। ठीक उसी दिन लाहौर में भी मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल डायर ने जानबूझकर भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए मार्शल लॉ में बहुत ही भयावह ऑर्डर्स दिए। जिस बाजार में मिस शेरवुड पर हमला हुआ था, उसमें लोगों को बैंत मारने के लिए टिकटिकी लगा दी गई और ये आदेश प्रचारित कर दिया गया कि उसमें से जो भी भारतवासी गुजरेगा वो पेट के बल रेंग कर जाएगा, खड़ा होकर नहीं। आज्ञा दी गई कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि जब अंग्रेज अफसर समक्ष आए तो उसे झुककर सलाम करे। भारतीयों पर जरा जरा सी बात पर बैंत लगा दी जाती थी। कई बेचारे बैंत खाते खाते बेहोश हो गए थे। शहर के सभी वकीलों को स्पेशल कांस्टेबल बनाकर दिन रात काम लिया जाने लगा। गिरफ्तारी, हथकड़ी और बिना खिलाए पिलाए किले में जेल की कोठरी में बंद कर देना आदि तो साधारण दंड समझे जाते थे, जिन्हें कोई भी निचले पद का अफसर भी बेरोक टोक भारतीयों को दे सकता था। सब अदालतें भंग कर दी गई थी। यह आज्ञाएं जितनी कठोर थी, इनका प्रयोग उससे भी अधिक कठोरता से किया जाता था। जिस गली में से जाने के लिए भारतवासियों को पेट के बल सरकना अनिवार्य कर दिया गया था, वो 150 गज लंबी थी। छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, जाने का उद्देश्य पानी लेने के लिए जाना हो या घर में पड़े किसी बीमार के लिए दवा, रेंगना अनिवार्य था। रेंगने के समय बंदूक की नली पीठ पर रहती थी। जरा रुका कि गोरा सिपाही उस पर चाबुक बरसाने लगता था। जनरल डायर ने पंजाब के लोगों पर जुल्म की हर हद पार कर दी थी। 16 अप्रैल को लाहौर में भी उसने मार्शल लॉ जारी कर दिया। लाहौर में इस लॉ का मुख्य अधिकारी कर्नल जॉनसन था। पंजाब के कसूर, गुजरानवाला, नजीराबाद, निजामाबाद, अकालगढ़, रामनगर, हाफिजबाद, सांगला हिल, नवापिंड, गुजरात, जलालपुर आदि स्थानों पर भी मार्शल लॉ लगाया गया। कठोरतम दंड का प्रयोग किया गया। मार्शल लॉ के प्रत्येक तानाशाह अफसर ने अत्याचारों की कठोरता में एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न किया। कुछ आदेश तो ऐसे थे जिन्होंने इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेजों को भी चकित कर दिया था। और वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता है। और ऐसा ही अब कुछ कसाई जनरल डायर के साथ होने वाला था। हद तो तब हो गई जब सरेआम ब्रिटिशों ने भारतीय झंडे से अपने जूते साफ किए। अमृतसर और लाहौर में हो रहे इस अत्याचार की खबर सुन भारतीयों में नाराजगी बढ़ गई और पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध जताने के लिए बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिशों द्वारा दी गई अपनी सर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, जिसे उन्हें बोर युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर जनरल डायर और माइकल ओडायर इस मामले की सफाई में लगे हुए थे। भारतीयों के काफी दबाव और विरोध के कारण
14 अक्टूबर 1919 को भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टागो ने मामले की जांच के लिए डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। ये समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी गई। इसमें भारतीय भी सदस्य थे। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित जगत नारायण, वकील और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य और ग्वालियर राज्य के वकील सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान इस बैठक के प्रमुख सदस्य थे, जो कि माइकल ओडायर का गला कसने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर माइकल ओडायर और जनरल डायर आपस में बात कर रहे होते हैं। माइकल ओडायर जनरल डायर से कहते हैं, क्या आपको लगता है वाइसरॉय इस घटना पर कोई सवाल या कार्रवाई नहीं करेंगे? हाँ, शायद करेंगे, पर इन काले भारतीयों ने पूरे भारत में हमारा विरोध करना शुरू कर दिया है। सुना है उस बूढ़े गांधी ने दिल्ली में अपना विरोध बहुत तेज कर दिया है। हाँ, और सरकार ने हंटर कमीशन की जांच बिठा दी है और इस जांच में भारतीय अधिकारी भी शामिल है। ये काले लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस मामले की जड़ तक पहुंचने में। करने दो उन्हें जो करना है, कोई सबूत ही नहीं मिलेगा इन्हें हमारे खिलाफ। और इन हजारों लोगों की गवाही? जनरल डायर एक कुटिल हंसी के साथ कहता है, क्या किसी ने मुझे किसी पर गोली चलाते देखा? हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है 13 अप्रैल को भी पूरे शहर में कर्फ्यू था। उसके बावजूद इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठा होकर सरकार विरोधी गतिविधियां कर रही थी और भीड़ काफी उग्र थी। हमारे सैनिकों ने भीड़ को वापस जाने की कई चेतावनी दी, फिर भी ये उग्र भीड़ नहीं हटी और हिंसा करने लगी। नतीजन हमारे सैनिकों को मजबूर होकर फायर करना पड़ा, और अगर हम सैन्य कार्रवाई नहीं करते तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। पूरा पंजाब दंगों की आग में जल उठता। माइकल ओडायर हंसते हुए कहता है, तो आपकी रिपोर्ट तैयार है? हाँ, बस पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर के साइन बाकी है। माइकल ओडायर फाइल उठाकर उस पर साइन कर देता है। वही 29 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक के बाद हंटर कमीशन ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से बुलाए गए गवाहों के बयान लिए। नवंबर में समिति ने अमृतसर की घटनाओं के मुख्य गवाहों से पूछताछ करने के लिए लाहौर की यात्रा की। डायर को कमेटी के सामने बुलाया गया, जो कि पहले से ही तैयार बैठा था। जैसी उम्मीद थी, उसने बड़ी ही ढीठता से कहा कि मैंने जो किया वो केवल मेरा कर्तव्य था। मेरा इरादा पूरे पंजाब में आतंक फैलाना था, जिससे विद्रोहियों की हिम्मत छूटे और वो आगे से कभी हिंसात्मक प्रदर्शन ना करें, वरना आगे पंजाब में ऐसे दंगे रोज होते। मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ भी गलत किया। मैंने ये सब कुछ ब्रिटिश हुकूमत को बचाने के लिए किया। और उसकी इसी ढीठता से जवाब देने का कारण था सरकार का भी उसके साथ होना। सब ढोंगी थे, बस भारतीयों को शांत कराने के लिए नाम की जांच बिठा दी थी। हंटर कमेटी की कार्रवाई शुरू होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया था, जिसमें बस थोड़ा सा भारतीयों को खुश कर ब्रिटिश अधिकारियों को बचाना था। बहुत अच्छे तरीके से इसमें भारतीय जनता की बटरिंग की गई थी, जैसे कि लोक सेवा आयोग का गठन का वादा, महिलाओं को मत और समानता देने का अधिकार, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग करने का वादा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो 1909 में केवल मुस्लिम को दिया गया था। इसी तरह के लोभ लुभावने प्रस्ताव के वादे लाकर भारतीयों का गुस्सा कम करने की कोशिश की गई, पर इस क्षतिपूर्ति अधिनियम की बहुत निंदा हुई। इसे जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं द्वारा सफेदी धोने का बिल कहा गया। अर्थात सब कुछ साफ था कि किस तरह से जनरल डायर ने पंजाब में जघन्य अपराध किया था,
फिर भी ब्रिटिश सरकार ने क्षतिपूर्ति अधिनियम लाकर लीपापोती करने की कोशिश की, बल्कि किसी भी सफाई की गुंजाइश ही नहीं थी सिवाय जनरल डायर को दंड देने की। ये तो उसी तरह हो गया कि चादर सफेद है और फिर भी दिखावे के लिए उसे और साफ किए जा रहे हैं। सभी नेताओं ने इसकी बहुत निंदा की। वहीं दूसरी ओर जनरल डायर के बयान से समिति के सदस्यों के बीच नस्लीय तनाव फैल गया। जनरल डायर के बयान कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया कि ये खबर जैसे ही अखबार में आई, हंटर कमीशन का विरोध होने लगा। पर सरकार के कानों में जब इतने बड़े हत्याकांड की जू नहीं रेंगी तो इसकी क्या रेंगती। मार्च 1920 में जारी अंतिम रिपोर्ट में सर्वसम्मति से डायर के कार्यों की निंदा की गई, पर जनरल डायर और माइकल ओडायर ने अपने पत्ते खेलकर कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। कसाई डायर ने अपने पत्ते बहुत अच्छे से खेले। डायर को उसके हजारों लोगों के नरसंहार के लिए बड़े अधिकारियों द्वारा माफ कर दिया गया था, क्योंकि सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और हंटर समिति भी बस नाम की थी। उसने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, जबकि उनको पता भी था कि जनरल डायर और माइकल ओडायर गुनहगार थे। हजारों सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे, पर कागजों पर कानूनी कार्रवाई के लिए सारे सबूत ऐसे साफ कर दिए गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रिटिश सरकार के महकमे में ऊपर से लेकर नीचे तक हर अधिकारी ब्रिटिश सरकार की हाथ की कठपुतली थे। हर कार्रवाई सिर्फ बस एक दिखावा था। इस बात से गांधी जी बहुत नाखुश हुए। हजारों लोगों के साथ वो दिल्ली में अनशन पर बैठ गए। ब्रिटिश सरकार का विरोध इस कदर बढ़ गया कि दिल्ली में अगर कोई यूरोपियन खाने का भी सामान लेने जाता तो दुकानदार पहले ही शटर बंद कर देते। फैक्ट्रियों में हड़तालें होने लगी। धीरे धीरे ही शांतिपूर्ण विरोध हिंसा में बदलने लगा। गांधी जी के दबाव के कारण कसाई जनरल के कृत्यों की फिर से जांच हुई और अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कृत्यों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी गैर आधिकारिक समिति नियुक्त की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और गांधी जी को शामिल किया और उन्होंने मिलकर जनरल डायर और माइकल ओडायर दोनों को सजा देने की मांग की। पर ब्रिटिश सरकार पहले से ही इन दोनों से मिली हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों को कोई कठोर दंड नहीं दिया। इस बात से महात्मा गांधी बहुत आहत हुए। उन्होंने आजादी की मांग तेज कर दी। गरम दल के नेता जनरल डायर को मारने की योजना करने लगे। जनरल डायर ने इस खतरे को भांप लिया और उसने तत्काल माइकल ओडायर और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग फिक्स की। और जब जनरल डायर मीटिंग के लिए जा रहे थे तो दिल्ली में उसकी गाड़ी पर लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। बड़ी ही सावधानी से सुरक्षाकर्मी उन्हें मीटिंग हॉल तक ले जा पाए। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब हो रहा था, पर इस कसाई जनरल डायर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, ना डर ना पश्चाताप। माइकल ओडायर कहता है, हमें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। जनरल डायर पलटकर जवाब देता है, हाँ, पर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इन गवारों के विरोध के आगे झुकना चाहिए। ये हमारे धर्म और कल्चर के खिलाफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अब हमारा रहना ठीक नहीं है, और आज आप पर हुए हमले के बाद तो बिल्कुल नहीं। आप इन काले अनपढ़ लोगों से डरते हैं? नहीं, इनसे तो नहीं, पर बंदूक की गोली से तो जरूर। और इसी के साथ माइकल ओडायर ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। पर कसाई जनरल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था। ब्रिटिश सरकार ने उसे उसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली में ही रोक लिया। वहीं दिल्ली, अमृतसर, बॉम्बे आदि हर प्रांत में कसाई डायर को फांसी देने की मांग होने लगी। हंटर समिति ने पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित करते हुए जनरल डायर के बारे में कहा कि जनरल डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से अधिक बल प्रयोग किया, पर जो कुछ किया निष्ठा से किया। जैसे ही उन्होंने बताया, सैनिक बल दंगों को रोकने के लिए जरूरी था। डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटने का दंड दिया गया और अब डायर का कोई दांव काम नहीं आया। मजबूर होकर उसे इस्तीफा देना पड़ा। हद तो तब हो गई जब इस कसाई को ब्रिटिश अखबारों ने ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया।
लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर तथा सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि प्रदान की। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने जल्द ही ब्रिटिशों के खिलाफ अपने पहले और सबसे बड़े अहिंसक सत्याग्रह अभियान असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बिगुल बजा दिया। हर भारतीय के मन में बस एक ही बात थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला और आजादी। पर दुर्भाग्यवश जनरल डायर और माइकल डायर बच निकले। दूसरी ओर भारतीय क्रांतिकारी नेताओं, जिनमें गर्म दल के नेता कुछ लोग पंजाब से और उधम सिंह थे, जिन्होंने जनरल डायर को मारने का बहुत बड़ा प्लान बनाया, वो सब मौके की फिराक में थे। पर कसाई जनरल डायर सरकार के बिल में छिपा बैठा था। और वो कहता है ना, भगवान के न्याय की लाठी से कोई भी बच नहीं सकता। और बहुत ही जल्द जनरल डायर के साथ यही होने वाला था। इस न्याय ने भारतीयों के कलेजे को ठंडक दी। बेशक ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को छिपा लिया था, पर उस पर मौत का साया मंडरा रहा था। वो हजारों लोगों की जान लेने के बाद भी दिल्ली के गेस्ट हाउस में आराम फरमा रहा था। वहीं दूसरी ओर पंजाब में लाशें सड़ रही थी और घायल दर्द में तड़प रहे थे। भारत के हर आदमी और औरत के सीने में जनरल डायर के लिए नफरत पनप रही थी। हर कोई उससे जलियांवाला बाग का बदला चाहता था। एक दिन जनरल डायर दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए निकला। रास्ते में क्रांतिकारियों ने उसके काफिले को रोक लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उसी में एक 22 साल की विधवा, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने पति को खोया था, भीड़ तंत्र चीर कर सामने आती है और अपनी चप्पल निकालकर जनरल डायर को फेंक कर मारती है। जनरल डायर बहुत अपमानित होता है। वो गुस्से से भर जाता है और उसके सिपाही उस औरत को पकड़ लेते हैं। साथ ही अधिकारियों के मना करने के बावजूद क्रूर डायर उस औरत को लात मारकर नीचे गिराता है और उसकी कोमल पीठ को चाबुकों से लाल कर देता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक उसका ब्लाउज नहीं फट जाता। भयावह दर्द में वो कराहती रहती है। जनरल डायर गुस्से में कहता है, इन कीड़े मकोड़ों की ये मजाल कि सरकार की खिलाफत करेंगे। वो भीड़ काफी उग्र हो जाती है। सब क्रांतिकारी डंडे लेकर डायर की तरफ दौड़ते हैं। बमुश्किल सिपाही उसे बचाकर बॉम्बे ले जाते हैं। अगले दिन जनरल डायर द्वारा एक औरत को चाबुकों से मारने वाली इस घटना की हर जगह निंदा होती है। अन्य अधिकारी जनरल डायर से कहते हैं, मेरा ख्याल है कि आपका अभी भारत में रहना सुरक्षित नहीं। ये हमला तो कल जो हुआ बहुत छोटा था, पर अगर ऐसा अगली बार हुआ तो? जनरल डायर जवाब देता है, तो आप सब क्या कहना चाहते हैं कि मैं इन कीड़ों मकोड़ों से डरकर भाग जाऊं? जहाँ तक मुझे पता है, भारत में आपको आपकी सभी सरकारी सेवाओं से निकाल दिया है, पर थेम्स पर सरकार आपसे बहुत खुश है और हमारे नागरिक भी। जाहिर है यहाँ से जाने के बाद आपको इंग्लैंड में कोई बहुत बड़ा पद और सम्मान मिले। वहीं दूसरी ओर एक लड़का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल की शाम को मौजूद था, जिसने सारा नरसंहार देखा, वो इस घटना से बहुत दुखी हुआ। उसे माइकल डायर और जनरल डायर से नफरत हो गई। उसने उसी दिन उसी मैदान में कसम खाई कि वो जलियांवाला बाग का बदला लेके रहेगा। इस लड़के का नाम था उधम सिंह। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में शामिल हो गया। उधर अनेकों सम्मान के साथ जनरल डायर को भी इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। उसके इस नरसंहार के लिए उसकी तारीफें की गई और उसको अनेक सुख सुविधाएं दी गई तथा कई सरकारी सम्मान भी। पर यह सब एक अंत था। इस कसाई डायर ने अपने शैतानी दिमाग में भारत के हजारों मासूम लोगों की मौत की साजिश की थी। सन 1927 में उसका ब्रेन हैमरेज होता है और उसकी मौत हो जाती है। जनरल डायर मर चुका था, पर अब भी उधम सिंह के निशाने पर माइकल डायर था, जिसने ये सब कुछ जनरल डायर के साथ मिलकर प्लान किया था। डायर को मारने के लिए उधम सिंह बड़ी मुश्किलों से पैसा इकट्ठा करके लंदन जाता है और उसको मारने के लिए मौके की फिराक में रहते हैं। अपने इस ध्येय को अंजाम देने के दौरान उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की।
वो हर हाल में माइकल ओडायर को मारने के लिए उसके पीछे लगे थे। सन 1934 में फिर से उधम सिंह अमेरिका से लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपने ध्येय को पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी। भारत वीर क्रांतिकारी माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में काट लिया था, जिससे माइकल ओडायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। हजारों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर का अब अंत हो चुका था, पर उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें इंग्लैंड के पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। भारतीय वीर क्रांतिकारी ने अपनी जान देकर भारत का बदला लिया।